हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। मैंने आपको 2.4 तक कम्प्लीटली करा दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2.5 का पढ़ रहे होंगे और इस 2.5 को मैं आपको 2 पार्ट में करके दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जितना भी नोट्स दे रही हूँ, अगर आप इस नोट्स को जो है वो बना करके लास्ट टाइम में अपना रिवीजन करें तो नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, कहीं से भी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं बहुत बारीकी के साथ, अभी भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो आप इस जो है जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ तो उस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कम्प्लीटली हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो 2 पार्ट में करके देंगे। आज मैं आपको डेफ ब्लाइंड बता दूंगी और जब नेक्स्ट पार्ट होगा तो उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी बता देंगे, उसके टाइप्स आपको बता देंगे। डेफ ब्लाइंड जिसे हम बधिरांधता कहते हैं या दृष्टि श्रवण हानि जो है वो कहते हैं, डबल सेंसरी जो है वो लॉस जो है कहते हैं, तो कई सारे इसके नाम होते हैं। तो ये क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है डेफ एंड ब्लाइंड। डेफ कौन होता है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो, और ब्लाइंड कौन होता है, जिसको देखने में प्रॉब्लम हो। तो डेफ ब्लाइंड कहने का मतलब है कि कोई ऐसा बच्चा जिसको देखने और सुनने में समस्या हो रही हो, तो लेकिन ये समस्या एक साथ होगी। ये क्या है, दृष्टि और श्रवण हानि का एक संयोजन है कि दृष्टि और श्रवण हानि एक साथ ही देखने को मिलेगी। तो इसे हम कहेंगे कि बच्चे में डेफ ब्लाइंड मतलब बच्चा बधिरांध है। बधिरांध भी कहते हैं हम डेफ ब्लाइंड को। और जो है तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती हैं, इससे बच्चे को देखने में समस्या हो सकती है, किसी से बात करने में समस्या हो सकती है। बात करने में समस्या का क्या मतलब है, अभी तो आप कह रही थी कि सुनने में प्रॉब्लम है। बात करने में समस्या से मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा चीज़ों को नहीं सुनता है तो आप जानते हैं वो उतने अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाता है। इसके पीछे के रीज़न को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम बोल तब पाते हैं जब हमारे पास हमारी कोई ना कोई लैंग्वेज होती है। तो बच्चे में लैंग्वेज नहीं होती है। लैंग्वेज का मतलब है कि बच्चे की वोकैब नहीं अच्छी होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से उन्होंने किसी भी वर्ड को जो है वो सुना नहीं है। हम लैंग्वेज को सुनकर जो है वो सीखते हैं। लैंग्वेज एक अर्जित संपत्ति होती है, ये हमें कोई वंशानुगत से नहीं मिलती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई बच्चा डेफ ब्लाइंड हो जाता है, मतलब डेफ ब्लाइंड की कैटेगरी में आता है, तो संचार में भी समस्याएं देखने को मिलती है। इसे हम दोहरी संवेदी हानि या बहुसंवेदी हानि जो है वो भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जो संवेदनाएं हैं वो आपकी प्रभावित होती हैं। एक बधिर अंधा जो व्यक्ति है आमतौर पर पूरी तरह से बहरा और पूरी तरह से अंधा नहीं होगा। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर मैं बधिरांध कह रही हूँ इसका मतलब है कि बच्चे में पूरी तरह से उसको देखने में समस्या है या पूरी तरह से सुनने में समस्या है, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बिल्कुल ना दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल ना सुनाई दे रहा हो, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि जो जितने भी बधिरांध बच्चे होंगे वो सब जो है बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे या बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। बधिरांध एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बच्चे को देखने और सुनने संबंधी जो चीज़ें हैं उनमें समस्या महसूस होती है, और ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग वैरी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे का हेयरिंग लॉस किस प्रकार का है और बच्चे में ब्लाइंडनेस कौन सा है। ठीक है, तो पूरी तरह से अंधा और पूरी तरह से बहरा जो है वो बच्चा नहीं होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हो सकता है, वो हम कह सकते हैं 0.01% चांस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम केसेस देखे जाते हैं। अपने भारत में तो बधिरांधता के बहुत ही कम केसेस हैं, जबकि आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे बधिरांधता के केसेस भारत की अपेक्षा ज़्यादा हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब हमारे सेंस काम नहीं करते पूरी तरह से तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। जैसे अभी आपको इसमें दोनों डिसेबिलिटियों के जो लक्षण हैं वो इंक्लूड करके ऐड करना पड़ेगा, तो रटने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं जो बच्चा नहीं सुन पाता है वो किस प्रकार से बिहेव करता है, क्या क्या लक्षण उसमें नज़र आते हैं। तो सुनने संबंधी समस्याएं होती हैं। किसी भी मान लीजिए कोई आवाज़ है तो उसको उसके वॉल्यूम को बढ़ा करके वो देखने का प्रयास करता है, सुनने का प्रयास करता है। बातचीत का अनुसरण करने में कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो अगर मान लीजिए आप कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी ध्वनि है या कोई बुला रहा है, कोई दरवाजे पे है, तो उस पर अपनी जो रिएक्शन है वो बच्चा अच्छे से नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको समस्या है। दूसरों को जो जोर से धीरे धीरे अधिक स्पष्ट बोलने के लिए कहना। ठीक है, जैसे सामने कोई बात कर रहा है तो उनसे जो है ये उम्मीद करना कि वो और ज़्यादा तेज़ बोले।
तो ये समस्याएं होती हैं। एक मूवी है तो अगर आप वो देखते हैं तो उससे आपको बधिरानता के विषय में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। उस मूवी का नाम है ब्लैक। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है, अभी तो नहीं, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो फिर वहाँ पे अगर आप स्पेशल एजुकेशन का कोई पेपर देंगे तो अमूमन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन सी मूवी में कौन सी डिसेबिलिटी के विषय में बात की गई है। तो थोड़ी सी अब जो है ये कुछ ऐसी मूवियाँ होती हैं जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। तो ब्लैक मूवी मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप ब्लैक मूवी देखिए। ठीक है, तो वो ब्लैक मूवी में बताया गया है, बधिरानता के विषय में बताया गया है। हेलन केलर जो कि पहली बधिरान थी और ग्रेजुएट थी, तो उनके विषय में उनकी पूरी लाइफ जो है उसमें दर्शाई गई है। तो वो आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको इसके लक्षण, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इनको किताबों या समाचार पत्रों को बहुत करीब रखने या टेलीविज़न के करीब बैठने की जो है वो आवश्यकता होती है। अपरिचित स्थानों पर घूमने में जो है वो कठिनाई होती है। किसी के पास से मतलब जो है किसी भी बच्चे या किसी भी अपरिचित व्यक्ति से इनको मिलने में समस्याएं होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों सेंस खराब होने की वजह से बच्चे में हीन भावना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी पढ़ने लिखने संबंधी जो समस्याएँ हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया इन बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि न देखने की वजह से इनकी हैंड राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत सारी डिसेबिलिटी, मतलब हम ये नहीं कहे, ये ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बधिरांत है तो वो सिर्फ यही 2 प्रकार की डिसेबिलिटियों से ग्रसित होगा। उनमें बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी डिसेबिलिटियों के लक्षण उनमें नज़र आते हैं। जैसे स्पीच डिसऑर्डर नज़र आएगा आपको, बोलने संबंधी समस्याएं होंगी, लैंग्वेज डिसऑर्डर नज़र आएगा, भाषा संबंधी समस्याएं होंगी, और विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट तो पहले से ही हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिसेबिलिटियाँ जो है वो इनको प्रभावित कर देती हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं बधिरंता से प्रभावित शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन आप दिमाग में ये रखिएगा कि अगर कोई बच्चा बधिरांत है तो उसके जो शिक्षा से जुड़े हर एक पहलू जो है उसके प्रभावित हो जाते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, उसका संचार करना हो गया, अपने टीचर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो हो गया। ठीक है, कक्षा व्याख्यान को समझना हो गया, किसी भी पार्टिकुलर जो चर्चाएँ हैं, किसी नाटक है, उन सब में भाग लेना हो गया। तो पूरी की पूरी जो इनकी एजुकेशन होती है वो प्रभावित हो जाती है। आप खुद से एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप अपने कानों पे आप हाथ रख लीजिए और बिल्कुल अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सामने वाले से कहिए कि आप बोलिए और मैं जो है चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप नहीं सीख पाएंगे। इन बच्चों के लिए क्यूड स्पीच जैसा चीज़ें होती हैं। इन बच्चों को उनके सेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है, तो वो चीज़ें सिखाने का बार बार प्रयास किया जाता है। बहुत मुश्किल होता है अगर कोई बच्चा जो बधिरांत है और फिर वो जो है वो एजुकेशन को प्राप्त करना चाहे। ठीक है, तो इन कैटेगरी को पार करके हेलन केलर एक पहली ऐसी महिला थी जो बधिरांत होते हुए भी इतनी ऊंचाइयों तक जो है उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी, मतलब ग्रेजुएट किया था उन्होंने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो गोल है कि ऐसी स्थिति में भी जो है उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अगर हम बात करते हैं बधिरांतता जो है उसको हम कुछ 4-5 कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं। हम और भी कैटेगरी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार के कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे है एक जन्मजात बधिरता होती है, बधिरता मतलब बधिरांतता जो है जन्मजात बधिरांतता होती है। तो जन्मजात बधिरांतता का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहरा और अंधा ही पैदा हो। ठीक है, जब कोई मतलब व्यक्ति है वो जन्म से ही बहरा और अंधा पैदा होता है तो उसे हम बधिरांत कहते हैं। ये 2 या 4 साल की उम्र से पहले जो है वो हो जाता है। मतलब अब 2 बच्चे का जब जन्म से पहले ही बच्चे में जो बच्चा अगर जो है बधिरांत होता है तो उसे हम जन्मजात बधिरांतता कहते हैं। एक वंशानुगत होता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने यहाँ जन्मजात भी लिखा है, वंशानुगत लिखा है। वंशानुगत का मतलब है कि जैसे जन्मजात का मतलब होता है कि कोई बच्चा जन्म से ही, जब उसका जन्म हुआ है या माँ के गर्भ से ही जो है उसमें कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से जब वो पैदा हो रहा है तो वो बधिरांत ही पैदा हो। दूसरा है वंशानुगत। वंशानुगत कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि परिवार में या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ऐसी बधिरांतता का कोई शिकार है और बच्चा पैदा तो नॉर्मल होता है, लेकिन क्योंकि उसके वंशानुगत ऐसी चीज़ें थी तो कुछ सालों बाद जो है उसके अंदर भी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा 10 साल 12 साल तक बिल्कुल उसकी आइज़ ठीक थी, उसकी जो हियरिंग थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक से क्या होता है कि देखने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है।
और किसी दुर्घटना की वजह से उसकी सुनने की क्षमता चली जाती है तो भी वो बधिरांध हो जाता है। ठीक है, तो वंशानुगत का मतलब ये है कि मान लीजिए हियरिंग लॉस वंशानुगत है या विजुअल इम्पेयरमेंट वंशानुगत है और बाद में एक डिसेबिलिटी के बाद कोई दूसरी डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो भी आपकी ये एक अलग टाइप हो जाता है कि वंशानुगत बधिरांधता के अंतर्गत रखते हैं फिर उसको हम। और ये बहुत सारे सिंड्रोम है, जैसे चार्ज सिंड्रोम है, तो ये चार्ज सिंड्रोम जो होता है ये सबसे आम हम कह सकते हैं सबसे मुख्य कारण होता है। ठीक है, बधिरांधता का जो है वो सबसे मुख्य कारण में आता है आपका चार्ज सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम भी होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से कारण हो सकते हैं। उसके बाद है जन्म के पूर्व का, मतलब जन्म के पूर्व ऐसी कोई घटना या कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, माँ को चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है। प्रसव के बाद भी हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रसव के बाद भी ऐसे कोई वातावरणीय कोई फैक्ट हो जो बच्चे को प्रभावित कर दे तो भी जो है वो हो सकता है बच्चे को। और बाकी यहाँ पर हम ये चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम काजेस की बात करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अगर हम मोस्टली बात करते हैं कि जो कि अगर हम बात करते हैं डब ब्लाइंड के मोस्टली का रीजन्स होते हैं, तो जैसे हेरिडिटी हो गया ये एक रीजन हो जाता है। प्रीमेच्योरिटी हो गया, ठीक है, अगर बच्चे का जन्म अपरिपक्व बच्चे का जन्म होता है, जैसे 7 मंथ में होता है, 6 मंथ में बच्चे का जन्म होता है, अमूमन 7 मंथ के बाद होता है, तो ऐसे 7 मंथ में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसी स्थिति में क्योंकि बच्चा उतनी परिपक्व नहीं है, कोई दुर्घटना हो गई तो भी हो सकता है। कोई प्रीनेटल जो है वो चीज़ें हो जा रही हैं, ठीक है, प्रसव के पूर्व ही हो जा रहा है, प्रसव के बाद कोई ऐसी दुर्घटना हो जा रही है तो भी हो सकता है। जो चार्ज सिंड्रोम है इनकी वजह से, ठीक है, जैसे सिंड्रोम का मतलब होता है गुणसूत्रों में जो असमानताएं होती है, ठीक है, अगर किसी गुणसूत्र में असमानताएं हो जाए चाहे वो मेल के या फीमेल के, और तो उनके जो है वो फर्टिलाइजेशन से जो भी बच्चा पैदा होगा तो उसमें किसी प्रकार की विसंगति देखने को मिल जाती है। तो अगर किसी बच्चे में चार्ज मतलब किसी भी बच्चे में अगर चार्ज सिंड्रोम की असमानता होती है तो उससे जो है बच्चा इफेक्ट कर जाता है। माइक्रोसेफेली होता है, ठीक है, जहाँ पर मतलब बच्चे का सर जितना एक औसत होना चाहिए बच्चे के सिर उससे छोटा बच्चे का सिर हो जाए तो भी समस्याएं हो सकती हैं। साइटोमेगालोज वायरस होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपका हो जाता है। ये जो हमने आपको पढ़ाया भी होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था हियरिंग इम्पेयरमेंट तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के कुछ मुख्य रीजन होते हैं जिसमें साइटोमेगालोज वायरस आपका जो होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम आपका हो गया। तो ये सारी जो ये वायरस होते हैं ये भी बच्चे को जो है वो इफ़ेक्ट कर जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोसेफेली हो गया जिसमें बच्चे का सिर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक प्रकार का द्रव होता है जो उसके सर में भर जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है उसका सर बहुत बड़ा दिखाई देता है, जितना औसत से होना चाहिए उस औसत से कहीं ज़्यादा बड़ा उसका सिर हो जाता है। मेनिंजाइटिस जो है वो अगर हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्सर जो सिंड्रोम है उस अल्सर सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य इसके रीजन होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में ये सारी जो विसंगतियाँ हैं ये देखने को मिल जाती हैं। तो ये था आपका पूरा डेफ ब्लाइंड, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैं इसमें इंक्लूड कर सकूं, और इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो करा दूंगी। इसके बाद आपका ये पूरा यूनिट 2 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ है उसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा बच्चे जो क्लासेस को देखते हैं तो उससे एक सेल्फ मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। तो आप लोग ये ज़रूर किया करिए। बाकी अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।